गुड इवनिंग प्लस टू क्लास। गुड इवनिंग, कैसे हैं प्यारे बच्चों। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और हम यूनिट कर रहे थे सॉल्यूशन। कौन सी यूनिट कर रहे थे बेटा? सॉल्यूशन वाला चैप्टर कर रहे थे। और सॉल्यूशन में आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। ठीक है, कौन सा करने जा रहे हैं बेटा? पार्ट 3। अगर मैं आपसे बात करूं तो कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक सॉल्यूशन के अंदर, देखिए छोटी छोटी बातों को हमने ध्यान किया है और वो छोटी छोटी बातें ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर अपन डिस्कस करते जा रहे हैं। ये ऐसा ना समझे कि भाई हम वो काफी स्लो हो रहा है, स्लो नहीं हो रहा है, बट वो बारीकियां जो हम समझ रहे हैं यही हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर को हमें एक्सप्लेन करना है। तो यूनिट सॉल्यूशन चल रहा है हमारा। सॉल्यूशन के अंदर हम पार्ट 3 के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा है बेटा? सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, सॉल्यूशन कहां कहां बनाए जाते हैं, फिर बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने पढ़ा कि दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो किसी चीज के अंदर डिजोल्व हो जाता है, सॉल्वेंट जो किसी चीज को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, यहां तक पढ़ा। फिर हमने बनाया बेटा स्ट्रेंथ और मोलरिटी। स्ट्रेंथ और मोलरिटी की बारीकियों को हमने समझा और एंडिंग में हमने मोलरिटी का एक फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया था और मोलरिटी को एक्सप्लेन किया था। अब उससे आगे हम चलते हैं बेटा। उससे आगे हमारा टॉपिक आता है मोलैलिटी। क्या टॉपिक आता है बेटा? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? ये कहता है मे बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। मोल ऑफ किसके बेटा? सोल्यूट के। अगर मैं कहता हूं कि सोल्यूट के मोल ही क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि सोल्यूट डिजोल्व होगा किसके अंदर बेटा? सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा, तभी जाकर के हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। बट ये कह रहा है कि सॉल्यूट को डिजोल्व तो कर रहे हो, किस चीज के अंदर कर रहे हो? जिस चीज के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं ना, उसकी कैरेक्टर के अनुसार आप उसकी डेफिनेशन को लिख रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो आपने क्या कर दिए बेटा? डिजोल्व कर दिए। क्या कर दिए? डिजोल्व इन किसके अंदर? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर कह सकते हैं। यानी कि मोलरिटी जो हमने ड्राइव करी थी, मोलरिटी आर शब्द आ रहा है, आर शब्द। देखिए बेटा ऐसी डेफिनेशन और भी हमारे पास आएंगी। अब इसके बाद जैसे हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, आर शब्द की जिसमें प्रोनाउंसिएशन आ रही है ना, वहां पर 1 लीटर के अंदर नंबर ऑफ मोल सोल्यूट डिजोल्व किए जाते हैं। 1 लीटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स को सोल्यूट को डिजोल्व किया जाता है। तो वहां पर जो हमारे पास बनता है ना, वो क्या बनता है बेटा? वो मोलरिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, वो चीज बनती है। बट ओनली वन डेफिनेशन है जो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम के अंदर डिजोल्व की जाती है, वो हमारे पास क्या बनती है? मोलरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। ठीक है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था बेटा? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहां पर क्या कहता है? तो मोलरिटी हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अरे भाई आप सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को डिजोल्व कर रहे हैं किसके अंदर बेटा? पूरा एक्यूरेट सॉल्यूशन ले लिया, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1000 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर हम उसको डिजोल्व करने जा रहे हैं। और तो पूरा एक्यूरेट वेट होने की वजह से मोलैलिटी है ना हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इसको सोल्व करेंगे तो W2 डिवाइड बाई M2 इंटू में 1000 बाई W1। अब ये कहां पर आया? कल भी आप ध्यान करें, नंबर ऑफ जो मोल ऑफ सोल्यूट मैंने आपको निकालने सिखाए थे, तो वो हम कैसे निकालते थे? वेट ऑफ सोल्यूट लेंगे, ठीक है, और यहां पर नीचे क्या आएगा बेटा? मोलिकुलर मास ऑफ क्या किसका लेंगे? सोल्यूट का लेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा वर्ड बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? W2, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम M2। W4 हमारे पास वेट आएगा और M हमारे पास क्या आएगा? मोलिकुलर मास आता है। और ये क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के निकालते हैं। तो ये W2 बाई M2, मैंने कल भी बोला था, कोई सॉल्यूशन जो होता है ना उसमें 2 कंपोनेंट हैं,
कई किताब वाले इनको बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं सॉल्यूट को, और ए को सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई किताब वाले यहां पर नंबरिंग के थ्रू यूज करते हैं, जहां पर 2 लगा दिया वो सॉल्यूट है और 1 लगा दिया यहां पर कौन है, सॉल्वेंट है हमारे पास। तो ये यहां पर अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट बात बेटे पॉइंट नोट करें, यहां पर है ना 2 वेट है, W2 W1 2 वेट है। W2 कौन है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट, और W1 कौन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। M2 कौन है, M इज द मॉलिक्यूलर मास, 2 है तो सॉल्यूट को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, यहां पर बेटा ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम ड्राइव करते हैं और ये मोलिलिटी आती है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखिए भाई बच्चों अपने पास आगे क्या कहता है, आगे हमारे पास आगे डेफिनेशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इससे काफी सारे हमारे टॉपिक एक्सप्लेन होंगे। डेफिनेशन का नाम है नॉर्मेलिटी। क्या नाम है बेटा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या चीज होती है बेटा, देखिए भाई नॉर्मेलिटी बेटा, नॉर्मेलिटी जो होती है, मैं कुछ देर पहले आपको बता भी रहा था, स्ट्रेंथ, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी। बेटा जी इनमें आर शब्द की प्रोनाउंसिएशन आ रही है हमारे पास, और जिसमें आर शब्द आता है ना, जहां पर भी आर शब्द आता है, जहां आर शब्द आता है वो 1 लीटर के अंदर हम क्या करते हैं, उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा क्या कहता है, क्या कहता है, मे बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, इक्विवेलेंट वेट। अब ये क्या चीज होती है, पहले मैं नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन समझाऊंगा आपको, फिर मैं इक्विवेलेंट वेट को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, बट यहां पर आप एक बार इसको समझने की कोशिश करें। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट हम लेकर के चल रहे थे ना, पहले हम कैसे लेके चल रहे थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लेकर के चल रहे थे, बट नॉर्मेलिटी में सॉल्यूट आपने किस में लेके चलना है, इक्विवेलेंट वेट में लेकर के चलना है ऑफ सॉल्यूट, जो आपने क्या कर दिया बेटा, डिसॉल्व कर दिया। आपने क्या कर दिया, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, देखो बेटे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी आर है ना, आर है तो 1 लीटर के अंदर। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर आप सॉल्यूट का क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट, और जो किसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपने इसको डिसॉल्व कर दिया, तो यहां पर जो आता है वो दैट इज नॉर्मेलिटी आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज W2 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और इनटू में 1 लीटर का मीनिंग वही V/1000। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास की जगह हमारे पास कौन आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, और वहां से हम इसकी क्या निकाल लेंगे बेटा, नॉर्मेलिटी हम यहां से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इक्विवेलेंट वेट क्या चीज होती है। अब इसको हम समझना चाहते हैं, किसको बेटा, इक्विवेलेंट वेट को। अब इक्विवेलेंट वेट बेटा, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट वेट बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए बच्चों कैसे, क्या कहता है, ए सब्सटेंस, आपके पास क्या ले लिया, कोई भी सब्सटेंस ले लिया, ए सब्सटेंस विच कंबाइन, एक सब्सटेंस को आप क्या करना चाहते हो, कंबाइन करना चाहते हो, किसके साथ, मान लो सपोज करो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना चाहते हो, तो क्या होगा, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, 1 पार्ट ऑफ किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है, चलो हाइड्रोजन को नहीं करना चाहते आप, ऑक्सीजन के साथ करना चाहते हैं, तो क्या आ जाएगा, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, ऑक्सीजन के साथ, अरे भाई आप ऑक्सीजन के साथ नहीं करना चाहते और किसके साथ, मान लो क्लोरीन के साथ करना चाहते हो, तो 17 पार्ट ऑफ कौन बेटा, क्लोरीन भाई। ठीक है, ETC, इन चीजों के साथ किसी सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं तो उस समय जो फॉर्म निकल के आती है वो इक्विवेलेंट वेट की होती है। अरे डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, डेफिनेशन को समझना चाहते हैं, और डेफिनेशन को समझने से ही हमें समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट वेट का मेन मकसद, मेन एम क्या है, ये किन चीजों को एक्सप्लेन हमारे सामने कर रही है। चलो इसको समझना चाहते हैं, इक्विवेलेंट वेट। बेटा जी आप है ना किसी भी एलिमेंट पर काम कर रहे हैं, आप किसी भी एलिमेंट पर काम कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट पर, ठीक है,
कोई भी एलिमेंट ले लिया उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा एलिमेंट पर जब हम काम करते हैं ना तो दो चीजों पर काम करते हैं, या तो एटॉमिक नंबर पर, किसके ऊपर बेटा, एटॉमिक नंबर पर काम करते हैं, या फिर एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर बेटा, एटॉमिक मास के ऊपर काम करते हैं। हम दो चीजों पर काम कर सकते हैं, या तो एटॉमिक नंबर पर काम कर सकते हैं उस एलिमेंट के, या एटॉमिक मास पर। कैसे? अगर एटॉमिक नंबर पर मैं काम करना चाहता हूं, इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं मैं उसकी किसके ऊपर काम कर रहा हूं, वैलेंसी के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, वैलेंसी। और वैलेंसियों का पता कहां से चलता है, उस एलिमेंट के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, आउटर सेल के अंदर उसमें पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कौन सा चार्ज बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, कौन सी वैलेंसियों से वो काम करेगा, उन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि भाई मैं उसके चार्ज के ऊपर काम करता हूं। ठीक है, अगर आप एटॉमिक नंबर से काम करें तो कहीं ना कहीं चार्ज फॉर्म में उसका काम करना चाहते हैं। अगर आप एटॉमिक मास के ऊपर काम कर रहे हैं, एटॉमिक मास, तो जब एटॉमिक मास हमारा कंबाइन होता है तभी हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूलर मास बनता है। क्या बनता है, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलों का मास बनना शुरू होता है। और मॉलिक्यूलों का मास बनेगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल बनेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बनेगा। अब मॉलिक्यूल कब बनते हैं, जब एटम एटम कंबाइन होते हैं और एक स्पेसिफिक फॉर्म में कंबाइन होते हैं। तो स्पेसिफिक फॉर्म में बनेगा तो स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी तो क्या बनेंगे, सॉल्यूशन बनेंगे। तो ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन होता है तो वो दो प्रकार से। अब डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर है ना मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में अगर कोई चीज समझा रहा हूं तो थोड़ी स्लो स्पीड कर लें या उसको समझने की कोशिश करें, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको समझने की आप कोशिश किया करो। और कोई भी डाउट्स रहता है तो आप है ना मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मंडे से सैटरडे तक जितना भी मैं आपको काम करवाऊंगा, संडे को लाइव आकर के पूरे वीक की रिवीजन करवाऊंगा, लाइव में रिवीजन करवाऊंगा। और आपको कोई भी डाउट्स है तो आप ऑन स्पॉट मेरे से डाउट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे बेटा। प्यारे बच्चों, अब देखो भाई डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। डेफिनेशन कहती है कि अगर आपने मान लो हाइड्रोजन को कंबाइन किया, हमें पता चल गया भाई कोई भी एलिमेंट अगर कंबाइन कर सकते हैं या तो एटॉमिक नंबर से या फिर एटॉमिक मास से। दो प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं, या तो एटॉमिक नंबर से कंबाइन कर सकते हैं या एटॉमिक मास से। सपोज करो आपने हाइड्रोजन को कंबाइन किया किससे, एटॉमिक नंबर से। अब हाइड्रोजन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, एक की तो है, और ये ज्यादा से ज्यादा कितना कंबाइन हो सकता है, एक ही तो फॉर्म में कंबाइन हो सकता है। अगर मैं हाइड्रोजन को ना लेकर के ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो 8 से ज्यादा तो नहीं जाएगा। अगर ये किसी से कंबाइन होगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल तो इसकी 8 की है, इतना ही तो कंबाइन कर सकता है ना, इससे आगे तो वो ड्राइव नहीं होगा। इसी प्रकार अगर मैं क्लोरीन के साथ करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। ठीक है, कार्बन के साथ करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन के साथ करूं तो 7 है। या तो हम इनको एटॉमिक नंबर से कंबाइन करेंगे या फिर हम इनको एटॉमिक मास से, जैसे हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का 16, इसका 35.5 है। ठीक है, इसका 12 है, इसका 14 है। अगर यहां पर या तो मैं एटॉमिक नंबर से कंबाइन करूंगा या एटॉमिक मास से। और ये जो डेफिनेशन है ये अपने किससे लिखी बेटा, एटॉमिक नंबर से। हमारी बुक के अंदर दोनों प्रकार की डेफिनेशन दिखा रखी है, या तो आप इसको एटॉमिक नंबर से लिखेंगे या एटॉमिक मास से लिखेंगे। तो क्या कहता है, ए सब्सटेंस विच कंबाइन, कोई सब्सटेंस है जो कंबाइन होता है, हाइड्रोजन का 1 पार्ट मैक्सिमम 1 पार्ट से होगा, ऑक्सीजन का 8 पार्ट से होगा, क्लोरीन के साथ करेंगे तो 17 पार्ट से कंबाइन होगा। तो इस तरीके से हम उसका क्या निकालते हैं बेटा, इक्विवेलेंट वेट को ड्राइव करते हैं। अच्छा, फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसको करने का तरीका है हमारे पास। देखो कैसे करते हैं। सपोज करो आपने ना देखिए इक्विवेलेंट वेट क्या फॉर्मूला बनता है बेटा फाइंड आउट करने का। आप क्या करेंगे, मोलिकुलर मास, क्या करेंगे बेटा, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय क्या लिख देंगे, वैलेंसी। अब ये वैलेंसी हमारे पास एटॉमिक वैलेंसी भी हो सकती है भाई, या फिर मोलिकुलर वैलेंसी भी हो सकती है। एटॉमिक वैलेंसी इसका मतलब सिंगल एलिमेंट की आप वैलेंसी निकालना चाहते हो तो वो एटॉमिक वैलेंसी होगी। अगर 2 एलिमेंटों से आप इसको करना चाहते हो तो वो क्या होगी, मोलिकुलर वैलेंसी होगी। और यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे सामने। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, क्या कहता है,
आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, आपके पास कौन है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, और आपने उसका क्या निकालना है इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए कि एसिड जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड ये कैसे डिसोसिएट होता है। बेटा जी ये सिंगल हाइड्रोजन छोड़ता है, अपने अंदर से एक हाइड्रोजन को पहले ये छोड़ता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन छोड़ दिया, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद इसमें क्या बचता है बेटा HSO4 नेगेटिव, ये इतना। उसके बाद फिर ये अपना एक हाइड्रोजन को और रिलीज कर देता है और इसके पास कौन सा चार्ज आ जाता है 2 नेगेटिव, ठीक है। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑन स्पॉट दोनों हाइड्रोजन कभी रिलीज नहीं करता, ऐसे चेन रिएक्शन में चलता है। बट हमें तो ना ओवरऑल क्या दिखाई दिया, ओवरऑल ये दिखाई दिया कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो क्या छोड़ रहा है 2 हाइड्रोजन छोड़ रहा है और SO4 2 नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। यहां तक ठीक आया समझ में बेटा। अब हमने निकालना है इसका मास बेटा, तो मॉलिक्यूलर मास बताएं आप कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन कितनी बार है 2 गुना में हाइड्रोजन का मास 1, सल्फर कितनी बार है 1 इंटू में सल्फर का मास, प्लस में ऑक्सीजन कितनी बार है 4 इंटू में उसका मास, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस में 32 प्लस में 64, टोटल हो गया बेटा 98। टोटल मास कितना आ गया इसका 98, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा इसका 98 डिवाइड बाई वैलेंसियों का मतलब होता है चार्ज। यहां पर हम कौन सी वैलेंसी यूज करेंगे, जो हाईएस्ट नंबर वैलेंसी है, हाईएस्ट नंबर वैलेंसी है। यहां पर चार्ज देखो, चार्ज का करैक्टर होता है 2 प्रकार का चार्ज पाया जाएगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 2 प्रकार का करैक्टर का चार्ज है। बट यहां पर देखिए यहां तो नंबर 1 है, हाइड्रोजन के ऊपर 1 चार्ज है और इसके ऊपर कितना है 2 चार्ज है, प्लस माइनस चार्ज का करैक्टर होता है। तो आप प्लस माइनस को छोड़ करके जो हाईएस्ट नंबर वैलेंसी है उससे आप इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइड कर दें, आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 49, कितना आ जाएगा 49। अगर इन केस ऑफ एक के ऊपर 3 चार्ज होता है, एक के ऊपर 2 चार्ज होता, तो आप हाईएस्ट 3 लेकर के चलते, ठीक है। अगर दोनों के ऊपर चार्ज सेम है फिर आप कोई सा भी यूज करें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर छोटा बड़ा चार्ज आ रहा है तो आप बड़े चार्ज को प्रेफरेंस करेंगे, उतने से उसको डिवाइड करेंगे और उसको क्या कर लेंगे सोल आउट कर लेंगे। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं बेटा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे देखिए बेटा, अगर मेरे को यह कह दिया जाए कि आप है ना इक्विवेलेंट वेट निकालिए, आपसे ये कह दिया जाए आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए, ठीक है, किसका ऑफ एसिड का, किसका निकाले बेटा एसिड का निकाले, इक्विवेलेंट वेट किसका निकाले आप एसिड का निकाले। तो यहां पर क्या लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास में कोई बदलाव नहीं है, मॉलिक्यूलर मास एच डिटो यूज करना है, जिसका भी निकालना है उसका मॉलिक्यूलर मास आपने एच डिटो यूज करना है। बट फर्क किसका आएगा, ये कहता है बेसिसिटी ऑफ एसिड यूज करिए, बेसिसिटी ऑफ एसिड का आप यूज करें। इसका मतलब क्या है, गिवन सॉल्यूशन है उसमें आपको डाउट है कहीं ना कहीं बेस के पार्टिकल हो सकते हैं, तो बेस को रिड्यूस करें, वहां से कोई ना कोई प्रोसेस या कोई ना कोई फिनोमिना लगा करके बेस को निकाले आप वहां से, और बेस को निकालने के बाद पीछे जो बच जाएगा वो बच गया आपके पास एसिड। क्या बच गया बेटा एसिड बच गया, और उस एसिड की वैलेंसी आप वहां पर यूज कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा दैट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। इसी प्रकार अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ जाए किसके लिए बेटा बेस के लिए निकालना पड़ जाए, तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास तो आप वही का वही यूज करेंगे, और यहां पर कौन आ जाएगा एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ क्या आ जाएगा बेस, एसिडिटी ऑफ बेस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटे, वही बात फिर आ गई, आपने बेस के लिए निकालना है और आपको कहीं ना कहीं मन में डाउट है कि इसमें कुछ एसिड के पार्टिकल हो सकते हैं, तो आप है ना उसमें से एसिड निकालें, कोई ना कोई प्रोसेस या कोई ना कोई उसमें फिल्ट्रेशन करना है, उसमें कुछ ना कुछ चीज ऐड करनी है, कोई प्रोसेस करें और कैसे न कैसे उसमें से एसिड निकाल दें, पीछे जो बच जाएगा वो प्योरली बेस बच गया, और बेस की वैलेंसी आप वहां पर यूज करें तो आप क्या निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट है ना इक्विवेलेंट करता है, एक केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, और उसमें कैरी होने वाला चार्ज के बारे में अपने को बताता है कि भी इसमें इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द एनायन या कैटायन, या इनके बीच में कितने आयंस का ट्रांसफर हो सकता है, ये इसके नेचर कैसी बन सकती है उसके बारे में अपने को बताता है। और जब नेचर के बारे में पता चलता है ना किसी सॉल्यूशन की, तो हम ये बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा या वो नॉर्मली रिएक्ट करेगा या वो वीकली रिएक्ट करेगा, उन चीजों को हम वहां पर क्या करते हैं बेटे ड्राइव करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहता है आगे हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे,
सॉरी, आप रिलेशन निकालें। क्या निकालें? रिलेशन किसके बीच में? बिटवीन मोलरिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। एंड किसके बीच में बेटा? नॉर्मेलिटी। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में आप रिलेशन सेटअप करें। ठीक है, रिलेशन निकाल के दिखाएं मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में। प्यारे बच्चों, आपने मोलरिटी के बारे में पढ़ रखा है। मोलरिटी, मोलरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। और वो हमारे पास क्या थी? W2 डिवाइड बाई M2 इंटू 1000 बाई में V। ये हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला हमने कल ड्राइव किया था बच्चों। इसी प्रकार नॉर्मेलिटी के लिए आज हमने किया W2 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट और इनटू में 1000 बाई में अपने पास कौन आ गया था? V आ गया था। ये इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला था बच्चों। अब आप देखें इनको दोनों फॉर्मूलेस को आप कंपेयर करके देखें। इसमें W2 वेट ऑफ सॉल्यूट है, इसमें भी W2 वेट ऑफ सॉल्यूट है, इसमें M2 है, यहां पर इक्विवेलेंट वेट है, यहां पर 1000 बाई V है, यहां 1000 बाई V है। यानी कि इसमें एक टर्म चेंज है, इसमें एक टर्म चेंज है। अगर उस टर्म को मैं उठा करके इधर ले आऊं तो M इंटू में M2 किसके बराबर हो जाएगा? W2 इंटू में 1000 बाई में V। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारे पास। इसी प्रकार इसको उठा करके इधर लाएंगे तो नॉर्मेलिटी इंटू में इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर हो जाएगा भाई? W2 इंटू में 1000 बाई में V। दैट इज ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? सेकंड होगी। अगर मैं कंपेयर करूं बच्चों, कंपैरिजन कहां होता है? जहां दो इक्वेशनों की या तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो या राइट हैंड साइड बराबर हो, वहां पर कंपैरिजन होता है। अगर दो इक्वेशनों की एक एक साइड बराबर है तो ऑटोमेटिक दूसरी साइड भी बराबर हो जाएगी। तो कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, कंपैरिजन बेटा, कंपैरिजन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या आएगा बेटे? बताओ। इनकी अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो ऑब्वियसली बेटा क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी इंटू में इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू M इंटू में मोलरिटी। यानी कि नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या आ जाएगा? M इंटू में मोलरिटी डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। क्या कहता है? देखिए समझिए इस बात को। मोलरिटी को अगर मैं इतने टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? मेरे पास नॉर्मेलिटी बन जाएगा। मोलरिटी को अगर मैं इतने टर्म से, हु इज द टर्म? ये कौन है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। इक्विवेलेंट से अगर इतने टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? नॉर्मेलिटी बन जाएगा। अब आगे कहता है बट हमने ये देखो यहां पर हमारा एक रिलेशन आता है। आगे कहता है जो इक्विवेलेंट वेट है ना वो हमने अभी पढ़ा, वो किसके बराबर था बेटा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय कौन था बेटा? वैलेंसी। अगर ये था और मॉलिक्यूलर मास किसका ले रहे थे हम? सोल्यूट का। और सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? M2 से। तो M2 बाई में हमारे पास कौन हो गया बेटा? दैट इज वैलेंसी। और ये वैल्यू इक्विवेलेंट वेट की यहां पर अगर मैं पुट कर देता हूं तो नॉर्मेलिटी मेरी क्या बन जाएगी? नॉर्मेलिटी बेटा देखिए नॉर्मेलिटी क्या बन जाएगी? दैट इज M2 इंटू में M2 डिवाइड बाई M2 बाई वैलेंसी। तो ये क्या हो जाएगा भाई? वैलेंसी ऊपर चला जाएगा तो क्या रिलेशन आएगा? ये आएगा हमारे पास दैट इज मोलरिटी इंटू में M2 बाई M2 इंटू में वैलेंसी। तो देखिए बेटे क्या रिलेशन बन गया भाई? M2 से M2 कट जाएगा तो नॉर्मेलिटी हमारा क्या आ गया? नॉर्मेलिटी आ गया हमारा मोलरिटी इंटू में वैलेंसी। यानी कि चार्ज, अगर मोलरिटी को चार्ज से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना, मोलरिटी को चार्ज से सॉल्यूशन में जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर उससे भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी हमारे पास क्या बन जाती है? नॉर्मेलिटी बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कंपटीशन वाले बच्चे ये ध्यान करें, जिन बच्चों ने आगे कंपटीशन को फेस करना है। अब तो बच्चों हर जगह कंपटीशन है, चाहे आप नीट में जाएं, ठीक है, जेईई मेन का टेस्ट कर रहे हो या एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो या आगे एडमिशन लेने के लिए CUET की तैयारी कर रहे हो, तो हर जगह ये टर्म्स आपको ना बड़ी हेल्पफुल आपको करेंगी भाई बच्चों, बड़ा ध्यान करें बेटा। अच्छा थोड़ी देर पहले बच्चों देखो, अब इससे ऊपर करते हैं बेटा, इससे यहां पर एक बात बताएं आप, हमने ना थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था कि जो इक्विवेलेंट वेट अगर मैं एसिड के लिए निकालूं, इक्विवेलेंट वेट एसिड के लिए, तो मोलरिटी कितना आ जाएगा? नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगा? मोलरिटी अगर मैं नॉर्मेलिटी देखो, नॉर्मेलिटी किसके लिए निकालूं? एसिड के लिए, तो मोलरिटी इंटू में क्या आ जाएगा? दैट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड।
बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये आ जाएगा। अगर मैं ये निकालूं बेस के लिए तो क्या आ जाएगा, दैट इज मोलरिटी इनटू में एसिडिटी ऑफ बेस आ जाएगा, एसिडिटी ऑफ बेस आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप इसको ध्यान करें, कंसंट्रेट करें, बड़े ध्यान से पढ़े। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे को प्लीज कमेंट करें और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा बेटा। ओके।